Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss dark reaction in detail, जिसे हम लोग C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल भी कहते हैं. लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था लाइट रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, पहले छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जबकि ये चीज़ हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल वी नीड टू रिवाइज एवरीथिंग. फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था, दो स्टेप्स थे, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन. बहुत जल्दी बता रही हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इसलिए. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर हम लोग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं. और यही प्रोसेस यानी कि कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाती है, वो ही आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या होता है. सही है, तो अब ये चीज़ करने के लिए हमें हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि ATP और NADPH2 की फॉर्म के अंदर होती है. और ये एनर्जी आती है लाइट रिएक्शन से. ठीक है, और लाइट रिएक्शन से कैसे आती है ये पूरी हमने बहुत डिटेल के अंदर पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा था. तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए लाइट रिएक्शन क्या होता है. जब तक आप लाइट रिएक्शन नहीं पढ़ोगे समझोगे, आपको डार्क रिएक्शन नहीं समझ में आएगा. एनीवेज, सो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ सो दैट आपको पता लगे डार्क और लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है. हमें पता है, इससे लाइट रिएक्शन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिवाइज भी हो जाएगा. तो देखिए, हमें पता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता था, वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है, और डार्क रिएक्शन ये भी हम लोग जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, आई थिंक वन ऑफ द वेरी इनिशियल वीडियोज़ वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये होता है आपकी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर. सही है, ये तो सबको पता है. तो ये देखिए, मैंने एक सेल बनाया है. ठीक है, अगर ये सेल है तो लेट्स सपोज ये है आपका साइटोप्लाज्म. ठीक है, और क्योंकि अब मुझे क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सबको आता है ना, इस तरीके से कुछ भी नहीं है, थैलेकॉइड पड़े हुए होते हैं. इस पाइल को हम लोग ग्रैनम बोलते हैं. ठीक है, ये जो ब्लैक वाला जितना भी पोर्शन है, जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसे स्ट्रोमा कहता है. ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है तो मैं ये एक थैलेकॉइड बना रही हूँ. ठीक है, इसमें बुरा मत मानिएगा, एक ही थैलेकॉइड बना रही हूँ सो दैट हमें स्पेस मिल जाए. ओके, समझ लीजिए कि ये जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, अभी सेल बनाने का इतना स्पेस नहीं हमारे पास, तो समझ लीजिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट है. सही है, और ये क्या है, ये थैलेकॉइड है. और ये वाला जितना भी ये पोर्शन है, दिस इज स्ट्रोमा. ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जो अब तक समझ में ना आई हो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. हाँ, आई होप कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा यार. देखो, यहाँ पे मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होता है, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा है. ठीक है, उसको बस एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर समझेंगे ताकि समझ में आ जाए आपको. तो ये मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे थैलेकॉइड के सैक्स पड़े हुए होते हैं, जिसे हम लोग ग्रैनम बोलते हैं. अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने एक थैलेकॉइड बना लिया. ठीक है, ये आपका स्ट्रोमा है. एंड अब देखते हैं कि होता क्या है. देखो, हमें पता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये क्या है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है. सही है, ये हमने देखा था, ये था ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, जहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन ऑफ, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो रहा था. लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये पूरा हमने डिटेल के अंदर देखा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ. ये है आपका फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1. ठीक है, ये आ गया आपका एनर्जी सोर्स. फोटो सिस्टम 2 680 nm की लाइट ले रहा था, फोटो सिस्टम 1 700 nm की लाइट ले रहा था. इतना सबको आता है ना. होता क्या है यहाँ पे आपके पास, अब पूरा प्रोसेस नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ ऊपर से आपको बता रही हूँ.
कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है, जो फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसियानिन के अंदर होती है। फिर इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल के पास, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, यहाँ पे एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं FT यानी कि फेरिडॉक्सिन। यहाँ पे NADP सिंथेटेस लगा हुआ होता है जो कि NADP को NADPH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं भी आपकी जगह पे होती है, मैंने अगर पहली बार ये पढ़ती तो मुझे नहीं समझ में आता और मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। द रीज़न इज़ दैट कि ये चीज़ हम लोग बहुत डिटेल के अंदर पहले से देख चुके हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, होता क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है फेरिडॉक्सिन के पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है NADPH सिंथेटेस को, ठीक है। यानी कि वो एंजाइम NADPH सिंथेटेस, नाम से पता चल रहा है वो एंजाइम जो कि NADP के साथ हाइड्रोजन अटैच करके NADPH2 बना लेता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर देता है जो ल्यूमिन के अंदर पड़ा हुआ होता है। होता क्या है, यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिसे हमने क्या कहा था, फोटोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाता है, फोटो सिस्टम 2 के पास जाता है, सही है। और ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज़ हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ल्यूमिन के अंदर। हमारा टारगेट ही यही होता है, हम ल्यूमिन को हाइड्रोजन आयन से फिल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंपाउंड लिखा हुआ होता है जिसे कहते हैं F1F0 पार्टिकल। देखिए, मैंने प्रॉबली, मुझे लगता है कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे F0 F1 लिख लिया था, ठीक है। अगर आपको लगता है ये F0 F1 है तो इसे रेक्टिफाई कर लीजिए, दिस इज़ F1F0 पार्टिकल, सही है। दिस इज़ नॉट F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, ये F1F0 पार्टिकल है, तो प्लीज़ इसे कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, तो अब ये हाइड्रोजन आयंस जो यहाँ पे फिलअप हुए हैं, जब ये तेज़ी से यहाँ से गुजरेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे नॉट NADPH की कहानी ख़त्म हो गई, वो बन गया, ATP बनाना है हमें, ठीक है। तो ये जो F0 वाला जो पार्ट है इस कंपाउंड का, ये काम करता है NADP, आई एम सो सॉरी, NADP नहीं है, ATP की बात हो रही है। ATP सिंथेटेस एंजाइम होता है। तो यहाँ से जब ये पास होते हैं हाइड्रोजन आयंस तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, सही है। और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर, सही है। हमारा काम क्या था, हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था NADPH2 और ATP, ठीक है। क्यों बनाना था, क्योंकि हमें डार्क रिएक्शन के अंदर चाहिए था। तो ये हो गया लाइट रिएक्शन। अब जिसने लाइट रिएक्शन नहीं भी पढ़ा तो आई थिंक उससे भी समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। डिटेल में समझने के लिए अगेन एंड अगेन आई एम एडवाइसिंग यू कि प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको आना चाहिए लाइट रिएक्शन। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डार्क रिएक्शन। अच्छा, ये तो हो गया हमारा लाइट रिएक्शन, ठीक है। मैंने क्या कहा, डार्क रिएक्शन होता है आपका स्ट्रोमा के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास डार्क रिएक्शन हो रहा होता है जिसे हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं, कैल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल भी। अभी हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया डार्क रिएक्शन के बारे में, भी सिर्फ बता रही हूँ कि होता क्या है। अब ये जो NADPH2 और ये ATP बनाए, ये दोनों कहाँ पे जाते हैं, ये दोनों इस कैल्विन साइकिल के अंदर जाता है। और यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज बनती है, अनफ स्पेस, यहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ होती है, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ होती है और यहाँ पे CO2 भी चाहिए होती है, यानी कि एनर्जी सोर्स जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और निकल के क्या आएगा बाहर, ग्लूकोज निकल के आएगी, ठीक है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और एनर्जी की मदद से ग्लूकोज बनता है। तो हमें बेसिकली ये प्रोसेस पढ़ना है आज का हमारा टारगेट ये है कि बनता कैसे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि MCQs के अंदर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें सो यू कैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। पहली बात तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन होता है C6H12O6, अब कार्बन ऑक्सीजन का तो समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज बन रही है यहाँ से, ठीक है, इतनी बात आप मानते हो। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? हाइड्रोजन एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और ना हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ डाला ही नहीं है। तो देखिए ये हाइड्रोजन आता है NADPH2 से, ठीक है, ये हाइड्रोजन आता है NADPH2 से। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। लेकिन अगर अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल आ रहा होगा, या फिर आना चाहिए अगर नहीं आ रहा, तो अगर आप मेनली जो इक्वेशन देखो जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वाटर के साथ, मैं जल्दी से जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की मेन इक्वेशन है इनकी, वो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वाटर का भी तो हो सकता है, सोचने की बात है ना, ये हाइड्रोजन वाटर का भी तो हो सकता है, क्योंकि वाटर भी तो आ रही है यहाँ इस रिएक्शन के अंदर। लेकिन बात ये है कि इस साइकिल के अंदर तो पानी नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो मैं बताती हूँ होता क्या है। देखो हमें पता है कि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे NADPH2 बन रहा है। NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें H पॉजिटिव चाहिए होता है ना। पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था क्लियरली कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जो कि फेरिडॉक्सिन से आ रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है जो कि स्ट्रोमा से उठा लेते हैं, और हमें एंजाइम चाहिए होता है NADPH सिंथेटेज, जो कि यहाँ पे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है पहले से। तो यानी कि ये जो H पॉजिटिव है बेसिकली ये इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक मतलब टेक्निकली आ कहाँ से रहा है? पानी से ही आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर से आता है, ठीक है। MCQs के अंदर जो आंसर होगा दैट वुड बी वाटर। क्लियर? ओके। दूसरा सवाल, अच्छा लाइट रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते, बट डार्क रिएक्शन के अंदर एंजाइम इस्तेमाल होता है, और इसीलिए डार्क रिएक्शन कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई pH के अंदर चेंज आ गया, टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ होगी दैट वुड बी डार्क रिएक्शन इन कंपैरिजन विथ लाइट रिएक्शन। सही है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आई थिंक वी आर डन। अब हमें पढ़ लेना चाहिए जो आज असल में जो टॉपिक है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ रिवीजन किया है कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, डार्क रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। सही है, ओके। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डार्क रिएक्शन। एक चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं? लाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट की ज़रूरत होती है, डार्क रिएक्शन के अंदर सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन बट डार्क रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट, डार्क रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, और लाइट रिएक्शन कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है सनलाइट के ऊपर। तो यानी कि इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन को भी सनलाइट चाहिए होती है, मतलब यानी कि डायरेक्टली नहीं चाहिए बट स्टिल अगर सनलाइट होगी नहीं, समझ लो सनलाइट है ही नहीं, ATP और NADPH बना ही नहीं, तो डार्क रिएक्शन कैसे होगा? सोचने की बात है ना। इसीलिए डार्क रिएक्शन भी इनडायरेक्टली सनलाइट से लिंक्ड होता है। चलो अब देखो डार्क रिएक्शन जो है वो बहुत सारे तरीक़ों का होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं डार्क रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सनलाइट की ज़रूरत ना हो,
वो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होना चाहिए जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है। रेस्पिरेशन भी एक डार्क रिएक्शन है, ठीक है। C3 साइकिल जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो भी एक डार्क रिएक्शन है। C4 साइकिल वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक डार्क रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल फोटो रेस्पिरेशन हो गया, कैम करके एक प्रोसेस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, होपफुली, ठीक है, अगर टाइम मिला तो वो भी एक डार्क रिएक्शन है, ठीक है। पर या आई थिंक वी विल कवर कैम एनीवेज। तो देखिए डार्क रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि सनलाइट हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डार्क रिएक्शन एक टाइप का नहीं होता, यानी कि जब आप बात करते हो डार्क रिएक्शन की, इट्स नॉट ऑलवेज C3 साइकिल, ठीक है। हर रिएक्शन, हर बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, दैट्स डार्क रिएक्शन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ, आई वाज थिंकिंग ऑफ अनदर एग्जांपल जो कि मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो भी एक तरीके का डार्क रिएक्शन ही है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर यू आर नोटिंग इट डाउन। वेल, शुरू करते हैं टॉपिक, दैट्स डार्क रिएक्शन। और डार्क लाइट रिएक्शन से 100 टाइम्स ईजी टॉपिक है, बिलीव मी। लाइट रिएक्शन थोड़ा सा लेंदी था, बट डार्क रिएक्शन बहुत इजी होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी कहते हैं और केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है डार्क रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे C3 साइकिल बोलता है। आई एम रिपीटिंग, देखो, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड formed in dark reaction or C3 cycle is of 3 carbons, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, उसके अंदर होते हैं 3 कार्बन, इसीलिए इसे C3 साइकिल को बोलते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आप बताइए केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? केल्विन साइकिल इसलिए बोलता है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइकिल को डिस्कवर किया था, उनका नाम था मेल्विन केल्विन, जो कि एक बहुत आसान नाम है, राइम भी कर रहे हैं, तो इट्स ईजी आई थिंक टू रिमेंबर। मेल्विन केल्विन नाम था उनका। इन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस के ऊपर काम किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, हाँ, ये सवाल आ सकता है आपको कि कौन सा कार्बन इस्तेमाल किया था इन्होंने, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये वो सवाल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सही है, तो मेक श्योर आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखें। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला कार्बन जो प्रोड्यूस होता है वो उसके अंदर 3 कार्बन होता है। केल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट साहब का नाम जो है वो मेल्विन केल्विन था। ओके, अब देखते हैं हम लोग C3 साइकिल के स्टेप्स। मैं पूरा यहाँ पे डायग्राम से समझाऊंगी। आई थिंक इट्स मोर बेटर टू अंडरस्टैंड समथिंग विद पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, क्योंकि वो इजी हो जाता है, याद सही से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे ही स्टेप्स लिख रही हूँ। पहला स्टेप जो होता है, यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ, अभी तक समझाया कुछ भी नहीं है, डायग्राम के अंदर ही समझेंगे। मैं यहाँ पे कोई आपको डेफिनेशन लिखवाने वाली नहीं हूँ क्योंकि वो नहीं समझ में आता। बायो इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स। चलें, C3 साइकिल के अंदर ऐसे ही स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, मतलब लिख लीजिए। कार्बनाइजेशन, जिसको यूजुअली कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, जो पहला स्टेप होता है, ठीक है। पढ़ेंगे, इसे भी कुछ बताया भी नहीं किया है। कार्बन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप इसका होता है रिडक्शन, ठीक है। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है इसका रीजनरेशन। हाँ, एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो ये थी कि हमें पता है कि लाइट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा था? लाइट रिएक्शन के अंदर ATP NADPH2 बन रहा था,
ठीक है। अभी ऊपर इतना सब कुछ करके बताया है आपको मैंने। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे ATP बन रहा था और यहाँ पे NADPH2 बन रहा था। दोनों कहाँ पे जा रहे थे, डार्क डायरेक्शन के अंदर। ये समझ लो यहाँ पे C3 साइकिल चल रही है। अब से जब मैं बोलूँगी C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल, समझ जाना कि वो डार्क डायरेक्शन ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो ATP है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी एसिमुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो NADPH2 है वो एक रिड्यूसिंग सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। के लिए नहीं, मतलब रिड्यूस एज अ रिड्यूसिंग सोर्स इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है मेरा। ATP एनर्जी बनाने की एनर्जी देता है, NADPH2 क्या करता है, वो एज अ रिड्यूसिंग सोर्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि इसका हाइड्रोजन तुम ले लोगे और उससे तुम रिड्यूस कर दोगे कोई चीज़। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी के लिए अगर आप तो पूछे कि एनर्जी एसिमुलेशन कंपाउंड कौन सा होता है जो कि लाइट रिएक्शन में बनता है, दैट वुड बी ATP नॉट NADPH2, सही है। अगर वो पूछे रिड्यूसिंग पावर कौन सी होती है, रिडक्शन किसकी वजह से होती है, दैट वुड बी NADPH2। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्टेप्स याद कर लीजिए, लेकिन अभी याद हो जाएंगे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल साइकिल। तो C3 साइकिल जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, देख लेते हैं इसे। हाँ, मैं असल में ये देख रही हूँ कि मैंने आपको सारे MCQs के हवाले से सवाल बता दिए हैं या अभी भी कुछ रहता है। मुझे लगता है हाँ, हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दी है। इसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे, एक वीडियो कर लेंगे जिसके अंदर हम लोग सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे जो कि MCQs के अंदर आते हैं। कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो उसके अंदर वो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हाँ, इसके बाद जो हम एक सेशन कर लेंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो मेक श्योर आप वो वीडियो लगाएं ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज टॉपिक इनफ नहीं होता, टॉपिक काफ़ी नहीं होता, समझना काफ़ी नहीं होता until and unless you are practicing MCQs या फिर कोई भी unsolved या फिर questionnaires। C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, इतना समझ में आ गया आपको C3 क्यों बोलते हैं, कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, ठीक है, बहुत बार ऊपर बता चुके हैं। अच्छा, स्टेप्स क्या क्या होता है, कार्बनाइजेशन होती है, सेकंड क्या होता है, रिडक्शन होती है, एंड थर्ड क्या होता है, रीजनरेशन होती है, सही है।